तो हम एयर के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 7 ज्योग्राफी, चैप्टर 4 एयर। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा अर्थ है, जो हमने पहले पॉइंट देखा था, जो हमारा अर्थ है वो क्या होता है, ये ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से पूरा ढका होता है। और इसी पार्ट को, जो ये ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर का आप सबको क्लियर हो गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2 हमने देखा था, व्हाट आर द यूज ऑफ एयर। एयर का जो यूज है वो है क्या। सबसे पहले हम पूरा पूरा जो अर्थ है एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। पॉइंट 2, जो हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करने के लिए भी हमें एयर की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड हम जो भी हार्मफुल गैसेज है, जो भी हार्मफुल रेज है, हार्मफुल गैसेज है, उससे भी हमको क्या करते हैं, जो ये एटमॉस्फेयर है बचाती है। एंड और क्या करती है, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम दिन में जल जाते और रात में ठंड की वजह से मर जाते। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के टेम्परेचर को नॉर्मल बना के रखता है, सो दैट हम सरवाइव कर सकते हैं। ओके। एंड कंपोजिशन हमने पढ़ा था, तो कंपोजिशन में हमने देखा था कि जो पूरा कंपोजिशन है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक बार आपको और भी बता चुका हूँ। तो जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है नाइट्रोजन का है, जो 78% है, जिसको हमने देखा था कि कौन लेता है, वो लेता है प्लांट्स। और ये डायरेक्ट नहीं लेता है, वो उसके जो एजेंट होते हैं, जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जो अर्थ में होते हैं, वो उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर वो नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स लेता है। एंड पॉइंट नंबर जो 2 नंबर पे है वो है ऑक्सीजन, जो सब 21% है, जो सेकेंड नंबर पे है। अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है, जो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग को जरूरत है। और हम विदाउट ऑक्सीजन हम एक मतलब जी नहीं सकते हम, मतलब हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी को चलाने के लिए, चलने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत है। जो हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो बॉडी में ब्लड भी कौन कैरी कर, किसके लिए फ्लो करता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाके लंग्स में एक्सचेंज कर देता है। एंड हमने फिर थर्ड में देखा था, आर्गन देखा था, जो 0.93% है, जो थर्ड नंबर पे है। और ये आर्गन गैस कहाँ पे काम आता है, जो हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर आर्गन गैसेज होती है। ठीक है। एंड इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जो थर्ड नंबर पे है, उसमें 0.03% है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी हमने देखा था कि विदाउट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे नहीं होता तो जो सन का टेम्परेचर, जो सन का हीट है, वो अर्थ पे ट्रैप नहीं हो पाता, मतलब अर्थ से बाहर चला जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। और ऑल अदर गैसेस में हमने देखा था, जैसे ओजोन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो सब सारी गैसेस इसके अंदर आती हैं। तो ये जो कंपोजिशन का पार्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एंड हमने देखा था एक पॉइंट की, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो है क्या। तो हमने ग्रीन हाउस गैस में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फियर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में और किसी को भी नहीं आ रहा वॉइस। हाँ, तो अगर बेटा जिसके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है वहां पे भी ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जिसके यहाँ नेटवर्क अच्छा होगा उसके यहाँ बिल्कुल आ रहा होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करके हमारे अर्थ पे रोके रखती है। और इसी गैसेस को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। बट अगर ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर, जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से किसका डर होता है, या तो बहुत ज्यादा हीट का डर हो जाता है, या तो हमारे जितने ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का डर होता है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। और कोस्टल एरिया पे जितने सिटीज है उनको सारे को खत्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये मतलब द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने ग्लोबल वार्मिंग को भी रिवाइज कर लिया और मैंने ग्लोबल वार्मिंग को भी बता दिया। और इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी मैंने बता दिया। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करना है, जैसे प्लांटेशन हो गया,
ज्यादा फैक्ट्री नहीं लगाने, ज्यादा कार्स गाड़ियां यूज नहीं करी, ये सब सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने बताया था कि द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इवन कि आपका जो ज्योग्राफी चैप्टर है क्लास 7 का, उसका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जब आप घर बनाते हो तो स्टोरी 1 होता है, स्टोरी 2 होता है, स्टोरी 3 होता है, स्टोरी 4, स्टोरी 5, ऐसे ही स्टोरी बनाते हैं। जो बहुत पैसे वाले होते हैं 5 स्टोरी बनाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत काफी पैसे वाला है, मतलब धनी है, उसके पास 5 स्टोरी एटमॉस्फेयर बिल्डिंग है। जिसमें पहले पहले स्टोरी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, एंड दूसरे स्टोरी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, एंड थर्ड को मेसोस्फेयर, एंड फोर्थ को थर्मोस्फेयर, एंड फिफ्थ को एक्सोस्फेयर। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सारी बातें याद रखनी है। क्या करना है, स्टोरी वाइज याद करनी है। जैसे हमने एक स्टोरी में बताया था आपको। यहाँ पे देखिए, जो आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ, फिगर दिया है, उसमें क्या दिया, यहाँ पे ये जब जो सारी चीजें दिया मीटर में दिया हुआ, ठीक है। जैसे हमने देखा, और ये क्या दिया है कि लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जस्ट 10 मीटर के आसपास में ट्रोपोस्फेयर जाता है, यानी क्रस्ट से लेके, क्रस्ट के बारे में हमने बता दिया था कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, उसको हम क्या क्रस्ट बोलते हैं। जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, दिस इज अ क्रस्ट। तो क्रस्ट से टोपोस्फेयर तक का आपने देखा है कि ऑलमोस्ट 10 मीटर के पास में है। और जब हम 10 मीटर के ऊपर जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे 50 और 40 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 46-47 मीटर के करीब दिखा रहा है। एंड जब थर्ड में मीजोस्फेयर की बात करते हैं, तो थर्ड में हम देखते हैं 80 मीटर से थोड़ा ऊपर है, बट 90 मीटर से ज्यादा नीचे है। तो इसका मतलब 84-83 मीटर के तक मीजोस्फेयर जाता है। और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो 100 मीटर से थोड़ा सा ऊपर, और 100 मीटर से थोड़ा सा ऊपर में क्या है, थर्मोस्फेयर है। और उसके बाद जो पूरा पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको याद रखना। हम अब पढ़ेंगे इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। दिस लेयर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट इज एवरेज हाइट ऑफ 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको एवरेज हाइट इसलिए बोला गया है कि आपको पता है कि देखिए फॉर एग्जांपल, हम जहाँ पे हैं, हम रानीखेत में हैं, रानीखेत हाइट में है, लेकिन कोई बच्चा हल्द्वानी में भी होगा, तो हल्द्वानी से भी और रानीखेत से भी कहीं, मतलब कहने का मतलब है कहीं अर्थ हाइट पे है, कहीं अर्थ डाउन है। तो अगर एवरेज हाइट की बात करते हैं, तो एवरेज हाइट जो है 13 किलोमीटर तक है। 13 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर आता है। द एयर breath exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, इवन की जो डीएम बनते हैं ना, उनके भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो फिना देखो, वेदर फिनोमेना का मतलब जो भी मौसमी घटनाएं होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं क्या क्या होती है, जैसे रेनफॉल हो गया, मतलब बारिश का होना, फॉग जो कुहासे पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म, थंडरिंग, ये सब सारी, हेल स्टॉर्म क्या मतलब जो ओले पड़ते हैं, ठीक है, जो हमारा देखो स्नोफॉल होता है, ये जितनी सारी घटनाएं होती है, जितने वेदर फिनोमेना, ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, जो हम देखते हैं ना, जो भी चीजें, एवरीथिंग हैपन इन द ट्रोपोस्फेयर ओनली। तो ये आपको याद करना, एग्जाम में आता है कि हेल स्टॉर्म एंड रेनफॉल एंड फॉग एटमोस्फियर के कौन से पार्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, ट्रोपोस्फेयर। अंडरस्टूड, यहां तक सबको समझ में आ गया। वेरी गुड। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टोरी पे चलेंगे। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे सेकेंड स्टोरी पे कैसे जाएंगे, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, कहाँ से, 13 मीटर के ऊपर हम जाएंगे अब। ठीक है, अब देखो 13 मीटर के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एबो द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो आपको याद क्या करना है कि अप टू, और ये जो हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर का, आफ्टर 13 किलोमीटर, एंड इट गोज अप टू द 50 किलोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। This layer is almost free from the cloud associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes.
one important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. देखो बेटा, मैंने बोला था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमको सनरेज से भी बताती है। अब मैं ट्रोपोस्फेयर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि सबसे जरूरी है कि इसका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन क्या है, 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 यहाँ पे लिखा है इट इज द फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, मतलब यहाँ पे क्लाउड नहीं होते हैं। जो हम आप लोग देखते हो ना कि क्लाउड ऊपर है, जैसे चल रहा है, उड़ रहा है, तो ये जो क्लाउड होता है सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड नहीं होता है। और जो वेदर फेनोमेनन है, मतलब जो भी घटना जैसे थंडरिंग होना, रेनिंग होना एंड हेल स्टॉर्म होना, ये सब सारी चीजें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती है। और इसी के वजह से जो हम, जब आप लोगों में से कोई प्लेन पे बैठा हुआ है, एरोप्लेन पे बैठा है, हाँ, तो आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग एरोप्लेन पे बैठेंगे और एरोप्लेन ऊपर जा रही होगी, उस समय अचानक थंडरिंग होगा, चाहे उसके ऊपर बारिश होने लगेगा, चाहे हेल स्टॉर्म होगा, तो क्या होगा? कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा? हाँ, तो पहले मैं बता दूं बेटा, जब जब एरोप्लेन फ्लाइंग करता है तो कभी भी ट्रोपोस्फेयर नहीं होता है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता है, वो चला जाता है सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में सब घटनाएं होती ही नहीं है। मतलब अगर प्लेन फ्लाइंग कर रहा है तो जो भी बादल, जो चाहे क्लाउड है, चाहे रेनिंग है, चाहे ये सब सारी चीजें, क्या होता है, एरोप्लेन के नीचे होता है, एरोप्लेन के ऊपर कुछ होता ही नहीं है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि जो हमारा एरोप्लेन है वो कौन से स्पेयर में फ्लाइंग करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। बिकॉज रीजन होता है, उसका रीजन क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाइंग करने का? तो रीजन सिर्फ यही है कि क्योंकि जितनी भी वेदर फिनोमिनन है, जो भी मौसमी घटनाएं हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक एयर, जैसे एक गैस होता है ओजोन, उसका एक लेयर होता है। और ओजोन लेयर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही ओजोन लेयर हमारे सन रेज की, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, उससे बचाती है। क्योंकि ओजोन की जो लेयर है वो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को ट्रोपोस्फेयर में नहीं आने देती है, क्योंकि हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रोपोस्फेयर का क्लियर हो गया बिल्कुल। ट्रोप ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर दोनों का आपको क्लियर हो गया। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे, थर्ड मंजिल पे चलते हैं, तीसरे मंजिल पे चलते हैं। ठीक है, एक काफी बड़ा घर है और इस घर का जो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें हम थर्ड मंजिल पे जा रहे हैं। एंड दैट इज जो मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ये कौन सा लेयर है? थर्ड लेयर है। इट लाइज above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. अब देखो बेटा, meteorites, anyone know what is the meteorites? meteorites क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, जो हम, वेरी गुड, वेरी गुड, तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं ना, उनके पास पंख होते हैं इसलिए फ्लाइंग करते हैं। ऐसा है क्या? ओके, नाउ लिसन टू मी। मेसोस्फेयर, ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। मेसोस्फेयर क्या है? थर्ड लेयर है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। स्ट्रेटोस्फेयर हमने बोला था 50 किलोमीटर के बारे में हमने बात किया था, तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच, यानी 30 किलोमीटर का एरिया जो है कौन कवर करता है? मेसोस्फेयर। और जब मेटेओराइट्स ऊपर से आते हैं तो मेटेओराइट्स क्या होते हैं, गिरते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है एयर का कि उस फ्रिक्शन की वजह से वो मेटेओराइट्स क्या होता है, ऊपर ही खत्म हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। जब हम कभी रात में छत पे सोते हैं तो हम देखते हैं कि बोलते हैं ना लोग, उल्का पिंड आ रहा है, एक आग सी आ रही है और नीचे आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो ये वो जो घटनाएं होती है, मेटेओराइट्स का बर्न अप होना, किसके अंदर होती है? मीजोस्फीयर के अंदर होती है। ठीक है, ये थर्ड लेयर आपको समझ में आ गया, थर्ड स्टोरी बिल्डिंग की कहानी।
थर्मोस्फेयर, व्हाट इज द थर्मोस्फेयर? देन थर्मोस्फेयर नाउ दिस इज द फोर्थ स्टोरी, चौथी मंजिल की बात कर रहे हैं हम लोग। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। क्या होता है इस थर्मोस्फेयर में? बहुत, जब आप लोगों को पता है ना एक बात, देखो हम लोग जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सन की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे सन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब हम हल्द्वानी में थे तो हल्द्वानी में बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे हम ऊपर आ गए, जब हम ऊपर आए तो क्या हुआ? गर्मी वो बढ़नी चाहिए ना, बट होता क्या है, जब हम हल्द्वानी से रानीखेत आए तो हमको गर्मी के बजाय ठंडी लगने लगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब ट्रोपोस्फेयर में हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा न कम होता है न बढ़ता है। लेकिन जैसे ही थर्मोस्फेयर में एंटर करते हैं, यानी फोर्थ मंजिल पे एंटर करते हैं, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर आएगा कि कौन से पार्ट में, एटमॉस्फेयर के कौन से एरिया में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो आपका आंसर होगा कि वो है ट्रोपोस्फेयर। लेकिन पूछेगा कौन से एरिया में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो होगा थर्मोस्फेयर। इसी के बाद से जब आप जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे इतनी गर्मी होगी कि आदमी बर्न हो जाता है। अब इसका जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन है 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। और जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे आप लोग टीवी देखते हो, जो सैटेलाइट से ट्रांसमिशन आता है, इंटरनेट चलता है, जितने भी सैटेलाइट से सारी चीजें चल रही है, उसका पूरा ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है? थर्मोस्फेयर में होता है। कहाँ पे होता है? थर्मोस्फेयर में होता है। तो एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स, ठीक है, वो कहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं? तो ट्रांसमिट होते हैं कौन सी जगह पे? थर्मोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। एंड वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो हम देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई टावर लगता है तो वहां पे एंटीना टाइप लगते हैं, तो जो एंटीना वेव्स भेजता है, सेंड करता है ऊपर, तो ये हमारा कहाँ जाता है? गया जो है, ये मान लो हमारा एक एंटीना है, मान लो मेरे पास टीवी है, तो टीवी टाटा स्काई मैंने लगाया है, तो टाटा स्काई जो वेव्स भेजता है वो जाता है कहाँ पे? थर्मोस्फेयर में जाता है, और वहां पे रिफ्लेक्ट होके, और वहां पे दूसरी जो वेव्स आती है उससे सिग्नल रिसीव करता है, और दोबारा मेरे यहाँ पे आके उसको ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से हम टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो जो चीजें हो रही है वो चीजें आपको ध्यान में रखना। तो ये बातें समझ में आ गई। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? पहला पॉइंट ये है कि 80 टू 400 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो है टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3 कि जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं? थर्मोस्फेयर में होते हैं। ये तो थर्मोस्फेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट मंजिल। मैं हम लोग लास्ट स्टोरी पे जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस स्टोरी द एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब होता है सबसे बाहर, बोलते हैं ना। इसीलिए जब हम कभी आप लोग कहीं जाते हो, चाहे मूवी देखने जाते हो, चाहे किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहां पे लिखा रहता है एग्जिट, एग्जिट पॉइंट लिखा रहता है ना। तो ये क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर का एग्जिट पॉइंट है। इस एग्जिट पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। मतलब एक्सोस्फेयर में चले गए और उसके बाद अब मतलब एटमॉस्फेयर का लास्ट दायरे में चले गए। वहां पे क्या होता है? जब मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि जो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? अरे बेटा, मैंने यही पढ़ाया था आप लोगों को। वेरी वेरी, हाँ, अगर नाइट्रोजन हल्की होती ना बेटा, तो ये सारे नाइट्रोजन हवा में सबसे एक्सोस्फीयर में चला जाता, और ये प्लांट प्लांट सब जल जाते, खत्म हो जाते, कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है। तो हमने पढ़ा था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट। अब क्या है एक्सोस्फीयर? क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को, जैसे एटमोस्फियर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ऐसे ही अर्थ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? व्हाट इज हु विल टेल कि अर्थ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या? अर्थ में अर्थ के यस, अर्थ के सबसे बाहरी पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं। ऐसे ही एटमॉस्फेयर के सबसे बाहरी वाले पार्ट को एक्सोस्फीयर बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं?
हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, लेकिन अर्थ के सबसे नीचे वाले उस कोर बोलते हैं। वेरी गुड। तो आपको एटमॉस्फेयर के साथ साथ अर्थ का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस लेयर हैज वेरी थीन एयर लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। अब देखिए, जो हीलियम और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर 1 हल्की गैस है, हीलियम नंबर 2 हल्की गैस है। ये दोनों गैसेज वहां पे आपको मिलेंगी जब आप वो लोग ऊपर जाओगे एक्सोस्फेयर में, तो इन दोनों से आपको मुलाकात हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया जो अभी मैंने बताया आपको? वेरी गुड। नाउ ओके, वेरी ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब देख, एक फैक्ट है, एक फैक्ट है, थोड़ा उसको ध्यान से सुनना। यू विल बी सरप्राइज टू। वेरी गुड। और किसको नहीं आ रहा? आ रही है? ठीक, ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। ध्यान से सुनो जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने मम्मी पापा को बताओ भी तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे कि लड़के को मेरे बहुत कुछ आने लग गया। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। लिखा है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली ओनली वन इन, क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। इसको कौन पढ़ के बताएगा कि ये कितना लिखा हुआ है? मुझे तो मैथ इतना आता नहीं है, इसलिए कौन बताएगा? ये दिख, मेरा कर्सर दिख रहा है जहां पे मैं रखा हूं? ये आपके सामने लिखा है ना, डू यू नो? तो यहाँ पे लिखा है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली वन इन। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने में से हम सिर्फ वन पार्ट ही, 2 बिलियन। वेरी गुड। क्या है? 2 बिलियन। अब देखो सभी लोग अलग अलग बता रहा, सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं ना। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये क्या लिखा है। जब आप लोग देखो, जो बिलियन है, जो मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, इन सब चीजों के पूरे के बारे में मैथ के टीचर्स पूछना, और इसको लिख लो आप लोग। इसको पूछ लेना सर क्या लिखा है। ये लिखा है 2 अरब। ठीक है, ठीक है। बिलियन, अब एक बार बताओ, 1 बिलियन में कितने ट्रिलियन, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 100 नहीं, गलत है। अब सुनो, अब सुनो, मैं ना ये मैथ के क्लास नहीं। हाँ देखो, मैं बता देता हूँ बेटा। मैं एक एक बात मैं शॉर्टकट, बेटा, नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, अपने टीचर से पूछना, मैथ के टीचर से। पहली बात, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन। यस, वन, और 1,000। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ लेना। अभी मुझे वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ाने दो, ठीक है। अभी मैंने आपको जो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया, एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में पढ़ाया, इसको पूरा समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, सुनो, को डाउट जो है ना, डाउट आप पूछना 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद डाउट पूछना, ठीक है। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? देखो, मैं कुछ कहानी पढ़ रहा हूँ। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम anxious cricket fans speculating the fate of one day match? We imagine for our body to be radio and the minds to be speaker. Weather is something that fiddles with the controls knobs. Whether this is our to our day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of the place for a longer period of the time represent the climate of the place. बेटा देखो, यहाँ पे इस पूरे कंसेप्ट में आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको बोलते हैं एंड वेदर किसको बोलते हैं? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि जो वेदर है,
वेदर इज द कंडीशन ऑफ द weather is the showing the condition of the atmosphere of 1 or 2 days, but climate is the showing the condition of the longer period। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ लेना, ये आपको नोटबुक में इतना लिखना है, आपको नोटबुक में यहाँ से लिखना है, जहां से लिखा है ना, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। मतलब जो वेदर कंडीशन होता है एटमोस्फियर का डे टू डे कंडीशन बताता है, एंड जो ऑवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत एक लंबे समय का जो पीरियड का उसका बहुत लंबे समय, मान लो आप 1 साल का, चाहे 2 इयर्स 3 इयर्स का जो कंडीशन होता है उस एरिया का, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ लेना। बहुत लोगों को अभी तक क्लाइमेट और वेदर में कंफ्यूजन होता है। जो वेदर होता है डे टू डे कंडीशन बताता है, और जो क्लाइमेट होता है वो ईयर 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स 4 इयर्स के बारे में बताता है। कि हम पूछते हैं कि रानीखेत का क्लाइमेट कैसा है, तो इसका मतलब पूरे साल के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर हम पूछें रानीखेत का वेदर कैसा है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट डे ओनली। मतलब उस दिन में, जैसे आज हम बोलेंगे कि हमारा आज का, ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा आज का क्लाइमेट ठंडा है चाहे बारिश हो रही है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज का वेदर हमारा कोल्डी क्लाउडी है, एंड कोल्डी है, एंड रेनफॉल हो सकता है, तो ये वेदर हो गया। और जब क्लाइमेट की बात करते हैं, मतलब 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं। वेदर एंड क्लाइमेट में कंफ्यूजन जो होता है, क्लियर हो गया सभी को? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं, कुछ बातें बता देते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहले पॉइंट नंबर 1 देखो बेटा, एग्जाम में कई बार, बड़े एग्जाम में भी आए हुए हैं, और छोटे में आप लोगों को याद कर लोगे तो आगे भी बहुत काम आएंगे। सबसे पहली बात है, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। जब आपको फीवर हो जाता है, चाहे बुखार हो जाता है, चाहे कोई प्रॉब्लम होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम किसका यूज करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और थर्मोमीटर दो टाइप का होता है, एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर, और दूसरा होता है एनालॉग थर्मोमीटर। डिजिटल में आप देखोगे तो सेम टाइम उसमें डिजिट में शो करता है, और एनालॉग में क्या करता है, एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऊपर नीचे होता है, उससे हम पता कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बैरोमीटर क्या होता है? मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बैरोमीटर से क्या होता है, हम एटमॉस्फेयर में एयर का कितना प्रेशर है उससे पता करते हैं। इसी से हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे बारिश होने वाली है कि नहीं है, मौसम कैसा होने वाला है। क्योंकि जब एयर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका मतलब वहां पे वेदर अच्छा होगा, और जब एयर प्रेशर कम होता है, इसका मतलब वहां पे मौसम खराब हो सकता है, वहां पे साइक्लोन, तूफान एंड रेनी भी हो सकता है। एंड रेन गेज से हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ 1 मिलीमीटर बारिश हुआ है, 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, तो कैसे पता करते हैं? क्योंकि रेन गेज से हम ये पता करते हैं कि रेनफॉल यानी बारिश कितना हुआ है। ऐसे ही वाटर गेज, हमारा जो वाटर सप्लाई एमईएस से आता है, उस एमईएस के पाइप में ये एक वाटर गेज भी लगा रहता है, जिसका काम ये होता है कि ये पता करता है कि उस घर में कितना पानी गया है एमईएस के थ्रू। एंड विंड वैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंड वैन से हमको ये पता चल जाता है कि हवाएं कौन से डायरेक्शन से आ रही हैं और कौन से डायरेक्शन को जा रही हैं। तो हमने 3 4 चीजें देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर, and barometer to measure the atmospheric pressure, and rain gauge to measure the amount of rainfall, and wind vane show the direction of the wind। ये सबको समझ में आ गया, ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बारे में सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। बैरो बेटा, बैरोमीटर में देखो, हमारे देखो, आप कभी देखे हो कि कभी कभी हवाएं बहुत तेज चलती है, कभी कभी हवाएं बहुत स्लो चलती है। ठीक है, तो हवाओं के अंदर प्रेशर कितना है, कितने प्रेशर से चल रही हैं, कितने प्रेशर से बह रही हैं, और कितना इसमें प्रेशर है, उस प्रेशर को हम बैरोमीटर से पता करते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज द वर्क ऑफ द बैरोमीटर? वेरी गुड। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द temperature। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere। The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ टेम्परेचर। तो लोग क्या करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि उनको नहीं आ रहा है कि नहीं? तो क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस? कितना आप हॉट हो, कितना आप कोल्ड हो, ये क्या दिखाता है? टेम्परेचर। तो आप बोलोगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो हम किसका टेम्परेचर पता करते हैं? अर्थ का टेम्परेचर पता करते हैं। मतलब अर्थ के अंदर जो एटमोस्फियर है उसका टेम्परेचर होता है ना। जब हम जून के महीने में अपने प्लेन एरिया में जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है, बोलते हैं ना बहुत गर्मी है, मैं सो नहीं सकता। तो क्या होता है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस
एंड जब कोल्ड का सीजन आता है, फॉर एग्जांपल दिसंबर जनवरी, तो हम बोलते हैं बहुत ठंड लग रही है, तो वो भी क्या है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो आई होप कि ये टेम्परेचर का जो डिफिनेशन है सभी को याद हो गया होगा, इसी पढ़ने में, इसी पढ़ाते समय ही आपको याद हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। अब कुछ चीजें हैं, द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि सिर्फ डे और नाइट में ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जैसे मान लो दिन में बहुत गर्मी होता है, रात में ठंडी होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सीजन में भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, समर में हॉटर होता है एंड विंटर में कोल्डर होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज आइसोलेशन, क्या सॉरी, इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। बेटा देखो, जो इंसुलेशन है, इंसोलेशन है, इंसोलेशन मतलब समझ लेना कि इंसोलेशन क्या है, कि जब जो ग्रीन हाउस गैसेस, मैंने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पहले भी बता दिया आपको। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, जो हमारे सनरेज आते हैं, जो हीट आता है, उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है अर्थ में, उसके वजह से टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। तो क्या हुआ कि इंसुलेशन उसी का डिफिनीशन है। तो इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ की जो भी ऊपर से एनर्जी, जो भी हीट आता है और जो अर्थ के ऊपर रह जाता है, जो अर्थ उसको बाहर नहीं जाने देता है, दिस इज कॉल्ड इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स, देयरफॉर द टेम्परेचर। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो इंसुलेशन है, जो हीट है, मतलब जो गर्मी है हमारे पृथ्वी का, वो डिक्रीज की और इंक्रीज होती है किसके आधार पे, इक्वेटर के बेसिस पे। इक्वेटर सबको पता है, इक्वेटर कहाँ पे है, इक्वेटर और पोल। देखो बेटा, अगर मैं मान लो, अगर अर्थ की बात करें तो मान लीजिए एक सर्कल है, ऐसे अर्थ है, बीच में से बिल्कुल सेंटर में से इक्वेटर जाता है। तो ये जो ऊपर जो होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे को साउथ पोल बोलते हैं, और बिल्कुल सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम लेटीट्यूड 0 डिग्री लेटीट्यूड बोलते हैं, इसी 0 डिग्री लेटीट्यूड को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। तो जब भी इक्वेटर के पास जितना भी एरिया है वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ये हो गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर के पास जितने भी कंट्री होंगे वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की बढ़ते जाओगे या तो साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उसमें इंसुलेशन बहुत कम होगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो भी इक्वेटर के पास होता है वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, जो ज्यादा इक्वेटर से दूर दूर होता है वहां पे क्या होती है, ठंडी होती है। तो ये बातें आपको सबको समझ में आ गया। अब हम आगे नेक्स्ट, कल से हम पढ़ेंगे, कल नहीं, मंडे से, क्योंकि टुमारो इज हॉलीडे एंड डे आफ्टर टुमारो इज आल्सो हॉलीडे। वी विल मीट अगेन ऑन मंडे एट 8 AM। ठीक है, अब क्या है कि आप लोगों को